लेक्चर कौन सा होगा आप लोग का? थर्ड ना? मैंने लास्ट प्रॉब्लम क्या लिया था उसको एक बार देख लेते। मैंने सॉल्व किया था या आप लोग के लिए छोड़ दिया था? कहाँ से? यहाँ से है। और डेंसिटी था 1.2 ना? ओके, इतना हो जाएगा। ओके एवरीवन, मैंने पिछले क्लास में एक क्वेश्चन लिया था 2m सॉल्यूशन डेंसिटी इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml, और किसी कौन सा कंपाउंड था? ऑफ यूरिया। बाकी इसके बाद जो भी निकालना है वो देख लेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे 2m जैसे ही आपने डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बता दिया और मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन बता दिया, मतलब ऑलरेडी वी हैव डन मेक द सॉल्यूशन, हम लोग सॉल्यूशन को बना चुके हैं। इसका मतलब ये मेरा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया, इज इट राइट? तो यहाँ पे मोललिटी से बाकी दूसरा कॉन्सेंट्रेशन लाइक कुछ भी निकालने के लिए अब आप सॉल्यूशन का मास भी ले सकते हैं और सॉल्यूशन का मतलब कुछ भी लेकर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वॉल्यूम भी सॉल्यूशन कर लीजिएगा तब भी बन जाएगा, सॉल्यूशन का मास भी ले लीजिएगा तब भी बन जाएगा, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी, चाहे उसका मास ले या वॉल्यूम ले, राइट? बनेगा ही बनेगा पक्का प्रॉब्लम। बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करना चाहूँगा अपनी तरफ से कि जब मोलरिटी लेंगे, पिछले क्लास में लिए थे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर ले लीजिएगा। तो सर 1 लीटर क्यों? तो भी लीटर लेके प्रूफ कर दिए हैं, आपके लिए बेटर रहेगा 1 लीटर लीजिए। वैसे ही मोललिटी जब लूँगा तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg ले लीजिए। क्या ले लीजिए? उससे थोड़ा आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। लेट मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1 kg। तो सर इससे कन्वीनियंट क्या रहेगा? तो इसका यूनिट पढ़िए, कन्वीनियंट पता चल जाएगा। 2m का मतलब क्या? 2 मोल पर kg। 1 kg में कितना मोल? बोलिए बोलिए। 2 मोल। तो मोल किसका, kg किसका? मोल रहेगा सॉल्यूट का, मोल रहेगा सॉल्यूट का और kg रहेगा सॉल्वेंट का, राइट? इसका मतलब है कि जैसे ही मैंने सजेस्ट किया कि लेट मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1 kg, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू कितना? इस डिफिनेशन से बोल सकते हैं। ये आपको यहाँ पे एक फर्स्ट एडवांटेज मिल गया, एग्री? तो क्या मास ऑफ सॉल्यूट आप बता पाएंगे? लेकिन मास ऑफ सॉल्यूट के लिए जितना आप माने हैं उसी में आप काम करना है। ऐसा नहीं कि सॉल्वेंट का मास 1 kg माने हैं और यहाँ पे कुछ और लेना स्टार्ट कीजिए। सॉल्वेंट का मास 1 kg मान लेंगे, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 2 लिखा, अकॉर्डिंग टू दिस, राइट? तो इसमें लिख सकते हैं 2 × 60। यूरिया का मोलर मास 60 हुआ होगा, राइट? कितना? 120 ग्राम। इतना का मतलब कितना? 1000 ग्राम ना, करेक्ट? तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी आपने मान लिया, मास ऑफ सॉल्वेंट आपने मान लिया और मास ऑफ सॉल्यूट मैंने बता दिया, मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। हाउ मच? 1000 + 120 इक्वल टू व्हाट? 11। स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हैं? सर अब निकल जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया और डेंसिटी आपने दे ही दिया है, राइट? तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, देन वॉल्यूम इक्वल टू मास बाई डेंसिटी लिख सकते हैं 1120 डिवाइडेड बाई, बट ये किस में है? ग्राम में ना, ये किस में है? ग्राम पर ml। तो ग्राम और ग्राम कैंसिल होकर जो आएगा वो किस में आएगा? कट कुट कर 1120 बाई 1.2 ml। तो अगर इसको लीटर में कन्वर्ट, लेकिन एक किसका वॉल्यूम है? सॉल्यूशन का।
अब देखिए मैंने क्या किया कि मुझे क्या निकालना था वो मुझे नहीं पता था। मैंने यहाँ पे जितना रिक्वायरमेंट हो सकता है मैंने एक रफ डेटा कलेक्ट कर लिया। इज इट राइट? एक और चीज़ पता कर लेते हैं जहाँ पे जिसका रिक्वायरमेंट रहेगा। क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बता पाएंगे जो आपने माना है उसके अकॉर्डिंग? तो आपने सॉल्वेंट का मास कितना माना है? 1000 ग्राम। तो सर सॉल्वेंट इज नॉट मेंशन इन द प्रॉब्लम। तो जब मेंशन नहीं रहेगा तो क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं, राइट? अगर आज के बाद सॉल्वेंट नहीं मेंशन रहेगा तो क्या लेंगे? वाटर लेंगे। क्या इसको इतना लिख दें? हाउ मच? 55.56। अब आप लोग बोलते रहिए क्या निकालना है। तो सर पहले तो मोलरिटी बताइए। मोलरिटी का फार्मूला आप लोग बताइए। मोलरिटी का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना? फार्मूला लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ बोल दे रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर इस ml को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या लीटर में आ जाएगा? करेक्ट ना? इस 1000 को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है? ये रहेगा मेरा मोल पर लीटर। दिस इज मोलरिटी। इसको कैलकुलेट करके वैल्यू बताइए तो कितना आता है? कैलकुलेशन पार्ट आपका रहेगा। देखिए तो मैंने परसेंटेज वेट बाय वेट सही लिखा अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ परसेंटेज वेट बाय वेट का। क्या परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम सही लिखा? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सही लिखा? ये सब रिक्वायरमेंट होगा सीपी में, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में, राइट? सही लिखा हुआ है? ओके। इतना ही कुछ तो निकालना था, बट उसके लिए मुझे ये आइडिया चाहिए था। तो मैंने क्या किया, एक रफ डेप्टा यहाँ पे कर लिया। उसके बाद एक लाइन का काम था, लेकिन आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। बोलिए क्या है? एक कॉन्सेंट्रेशन दिए। अच्छा बताइए, अगर डेंसिटी नहीं देते तो मोलरिटी आप निकाल पाते? डेंसिटी नहीं देते तो आप मोलरिटी नहीं निकाल पाते। डेंसिटी नहीं देते तो 1 2 3 4 में से आपको यहाँ पे अब आपका कॉमन सेंस, डेंसिटी नहीं देते तो इन 4 में से कौन कौन सा चीज़ आप नहीं निकाल पाते? डेंसिटी नहीं देते तो वी कैन नॉट फाइंड आउट मोलरिटी, बट वी कैन फाइंड आउट दिस वन। विदाउट नोइंग द डेंसिटी हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते थे, हाँ या ना? क्योंकि यहाँ तक निकालने के लिए क्या डेंसिटी का रिक्वायरमेंट हुआ था? नहीं। तो ये ऑब्जर्वेशन हुआ हम लोग का एग्जाम में फास्ट होने के लिए। ऐसा नहीं कि एक कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, अब परसेंटेज वेट बाई वेट पूछ रहे हैं और आप खोज रहे हैं डेंसिटी तो है नहीं, क्वेश्चन छोड़कर आगे। भाई पहले आगे तो बढ़िए, रिक्वायरमेंट होगा तब तो अप्लाई कीजिएगा, राइट? क्वेश्चन में सब कुछ नहीं भी दिया हुआ रह सकता है जो रिक्वायरमेंट में ना नहीं है। आपको लगता है कि एग्जाम में सब एक साथ पूछा जाएगा? इसमें कोई एक पूछा जाएगा।
क्या डेंसिटी नहीं देते तो इसमें यहाँ तक में डेंसिटी का रिक्वायरमेंट है? नहीं। मोललिटी अगर दे दिए हैं तो मोल फ्रैक्शन बताने के लिए भी डेंसिटी का रिक्वायरमेंट नहीं था। तो दो जगह रिक्वायरमेंट था जहाँ पे वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट था, राइट? वो था ए और वो था ए, करेक्ट ना? अब ये सब नोट मत कीजिए, ये सब क्वेश्चन बनाने के टाइम पे खुद दिमाग में आ जाता है कि रिक्वायरमेंट है या नहीं है। इसको हटाएं यहाँ से। क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया है? देखिए, अगर आज ऑर्गेनिक का क्लास होता है तो आज का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, हेलो फॉर्म रिएक्शन। वो एक फर्स्ट टर्म में मैं लिख के दे रहा हूँ, पक्का आएगा ही आएगा। एक और क्वेश्चन बनाइए। स्पेसिफिक ग्रेविटी में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे डेंसिटी मिल जाएगा, ग्राम पर एम सिर्फ लगा देंगे, राइट? अच्छा बताइए, मैंने क्या दिया? मोल फ्रैक्शन इज ऑल्सो टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, राइट? तो यहाँ से क्या क्या पूछ सकते हैं, दिमाग दौड़ाइए तो। सर बहुत होगा तो सर आप मोलरिटी पूछिएगा, राइट? मोलरिटी पूछेंगे, और क्या पूछ सकते हैं? परसेंटेज वेट बाई वेट पूछ सकते हैं, और क्या पूछ सकते हैं? परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम पूछ सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, तो मोल दिया हुआ है या मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है? तो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो बनाने का तरीका क्या हो सकता है? सर कुछ भी मान लें, मतलब अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आप कुछ भी मान लीजिएगा सॉल्यूशन का, वॉल्यूम, मास, व्हाटएवर, अगर नहीं था तो कुछ मान कर देखिएगा, पक्का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। लेकिन सर इसमें क्या मानने से ज़्यादा फास्ट रहेंगे? तो आई विल सजेस्ट कि मोल फ्रैक्शन अगर दिया रहेगा तो टोटल मोल मानिए सॉल्यूशन का, आप ज़्यादा फास्ट रहेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो सर टोटल मोल मानना ही ऑलवेज सही रहेगा या मैं वॉल्यूम मान सकती हूँ? बिल्कुल मान सकते हैं। ये कुछ ऐसा ही बात है कि सर बिग बाज़ार जाना है तो मैं बोलूँगा राजगढ़ से चले जाइए, राजगढ़ रोड पकड़ कर बहुत शॉर्ट पहुँच जाइएगा। नहीं सर मैं गणेशपुरी से ही जाऊँगे, जा सकते हैं, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, डिफरेंस बस यही है, लेकिन पक्का पहुँचेंगे, राइट? तो लेट टोटल मोल कितना माने, आपकी मर्जी है। अब टोटल मोल मानने में भी सोच रहे हैं, कुछ तो बोलिए। 10 मान लेते हैं, राइट? तो टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 10, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाल लेंगे इस मोल फ्रैक्शन से। हाउ मच? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज के लिए आप यही लिखेंगे ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज बाई टोटल मोल, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना, 0.1 इंटू 10 इक्वल टू 1। 10 मानने से थोड़ा मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितना रहेगा भाई? एक्वस तो बोला हुआ है, राइट? तो सर 10 - 1 कर दीजिए, 9, करेक्ट? उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूट कितना,
तो मास ऑफ सॉल्यूट के लिए मेरा सॉल्यूट है ग्लूकोज, राइट, 1 इंटू व्हाट द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, लिखिए C6H12O6, क्या देखिए तो 180 आता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज का, C6H12O6, 12 इंटू 6 अब प्लस 12 इंटू 16 इंटू 6, इसका मतलब है 180 ग्राम। सॉल्वेंट का निकाल पाएंगे कितना, 9 इंटू 18 हाउ मच, 162 ग्राम, करेक्ट है ना। ओके एवरीवन, देन मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा सर 180 प्लस 162। यहाँ देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में सॉल्यूट का मास कम है, सॉल्वेंट का ही ज़्यादा हो गया है, राइट। सॉल्यूट का मास ज़्यादा है और सॉल्वेंट का कम है। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है, जनरली सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम रहता है और सॉल्वेंट ज़्यादा रहता है। तो मोल के अकॉर्डिंग तो ये ज़्यादा है, बट मास के अकॉर्डिंग, बट फिर भी ये मेरा सॉल्यूशन है, क्योंकि ग्लूकोज पानी ग्लूकोज में नहीं घुला है, ग्लूकोज पानी में घुला है, राइट। तो ऐसे भी सेंस से क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट क्या है मेरा, ग्लूकोज है। लास्टली इस पर इतना डिबेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं, मेरा जो काम था वो हो गया। ये है मेरा दिस वन। अब क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो आपने टोटल मोल माना है उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। 180 प्लस 162 हाउ मच, 6, 2 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 3 ना, डिवाइड बाई 1.1 ग्राम पर ml। देखिए मैंने सही लिखा क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम ग्राम कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 342 डिवाइडेड बाई 1.1 ml। रिक्वायरमेंट होने से इसको लीटर में कन्वर्ट कर पाएंगे जस्ट बाई डिवाइडिंग बाई 1.1 इंटू 1000, ये क्या रहेगा लीटर। मतलब हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सब कुछ अब रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ से A4 निकालने के लिए मेरे पास सारा डेटा अवेलेबल है, करेक्ट। अब क्या निकालेंगे, मोलरिटी, कैलकुलेशन तो आप लोग कर लेंगे ना घर पे। मोलरिटी का फार्मूला बोलिए, फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल कितना है 1 और डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 342 डिवाइड बाई 1.1 इंटू 1000, तो हो जाएगा कितना, मोल पर लीटर। कैलकुलेशन हो जाएगा ना। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड मोलरिटी फार्मूला बोलिए, सिर्फ डिफरेंशियल बोलिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट। सही है ना, केजी में कन्वर्ट कर लिए तो 1000 बाई 162 मोल पर केजी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर। थर्ड क्या निकालना था बोलिए, जो परसेंटेज वेट बाई वेट, तो परसेंटेज वेट बाई वेट का फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू व्हाट 100। उसके बाद क्या निकाल रहा था, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। वो क्या था, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम में मास ऑफ सॉल्यूट लेते हैं ग्राम में और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में ही लेते हैं, राइट। 342 डिवाइड बाई 1.1 इंटू 100।
तो इस टाइप का कोई भी कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा और आपके जो मैं क्वेश्चन बैंक में देख रहा हूँ फर्स्ट टर्म में, उसमें यही आ रहा है मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाई वेट, क्वेश्चन बैंक फॉलो कीजिएगा राइट, या परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, मोललिटी, तो इतना काम आपसे नहीं हो जाएगा। अरे तो सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई एक का प्रैक्टिस नहीं करें, कोई एक देकर सब बनवा रहे हैं राइट। तो ऐसा अगर 10 क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपका पूरा क्विक रिवीजन हो जाएगा। यहाँ तक सॉल्यूशन समझ में आ गया सबको? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बोलते ही नहीं हैं, अब किसको समझाया जाए। अच्छा, आप लोग घर से क्लास करते हैं, बोलने में प्रॉब्लम होता है क्या? ऑनलाइन में रिप्लाई करने में अनकंफर्टेबल? और देखिए तो मुझे कितना awkward लगता है, मैं बार बार पूछते रहूँगा। इसको हटाया जाए एवरीवन? आप लोग अभी थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो थोड़ा अपने आप को बचा के भी रखिएगा। दुर्गा पूजा के जस्ट बाद का सिचुएशन है। ओके संडे को टेस्ट होगा आपका मेडिकल का। जो भी सिंसियर स्टूडेंट हैं वो अपना पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। उसमें उस टाइम पे ये नहीं सोचना है कि हाँ मेरा रेस्ट एंड मोशन पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ है। थोड़ा तो जानते होंगे ABCD, बाकी तो टॉपिक पढ़ा हुआ है। आप लोग मेडिकल की तैयारी करें तो बायो तो अच्छा ही होगा, तो बायो में हाई स्कोर कर लीजिए। आइसोमेरिज्म तो सबको पढ़ाया हूँ। इस तरीके से टाइम को सेट करूँगा, दैट्स वाई कि आप यहाँ पे आकर ऑर्गेनिक भी साथ में कर लें। ऑर्गेनिक क्लास 4 बजे से रहती है, तो 1 से 4 लगा लेंगे तो आपको 2 बार नहीं आना पड़ेगा, साथ में हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही एक मेरे माइंड में क्वेश्चन आ गया, मैं एक क्वेश्चन आउट कर रहा हूँ, आई डोंट नो वो क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग भी खुश हो गए सर 4 मार्क्स तो मिल जाएगा। इसमें 80% बच्चा मिस्टेक किया है JEE मेन का पेपर में। टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, मैंने क्या बोला? टोटल, और उसके बाद आइसोमर बोला राइट। तो आइसोमर में स्ट्रक्चरल स्टूडियो दोनों आ जाएगा राइट। UF 0 है, ठीक है ना। अब UF निकालने के लिए 10 मिनट नहीं लगना चाहिए आपका, मतलब 5 सेकंड में UF निकालना चाहिए। UF निकालने तो पढ़ा दिया है। तो 4 कार्बन का 2 ही स्ट्रक्चर हो सकता है, इसमें ब्रोमीन को बैठाने का 2 जगह, इसमें भी 2 जगह, इतना ही तो काम करना है भाई। एक ब्रोमीन यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो टोटल कितना आइसोमर? स्ट्रक्चर बाई 4, बट ये हो गया कायरल कार्बन, हाँ या ना। तो अब कितना है? 1 दिख रहा है बट इसके अंदर 2 है, तो टोटल आइसोमर कितना? 5। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है? अब दूसरा क्वेश्चन आउट नहीं करूँगा, बस हिंट दूंगा। एक और क्वेश्चन आपको आपके पेपर में है या नहीं है, आई डोंट नो, बट JEE मेन के पेपर में दिया था, उसमें यही पूछा था, इसी टाइप का कोई फार्मूला दिए थे। अब बोले थे टोटल आइसोमर, तो बच्चे सिर्फ स्ट्रक्चर निकाल के आ गए। मैंने लिखा क्या कि टोटल स्ट्रक्चरल, जो बोलेंगे वही तो सुनिएगा। बोला टोटल आइसोमर, ये JEE मेन का क्वेश्चन है जो सेकंड में बात कर रहा हूँ। तो उसमें था कि स्ट्रक्चर बाई 4 था, बट एक में कहीं किसी में कायरल सेंटर था, तो टोटल आंसर क्या रहेगा? 5। इसमें 99% बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। वो एमाइंस को लेकर एक क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन DKC में भरा पड़ा है, ठीक है। तो आपको इतना एक्टिव, ये मेडिकल के लेवल का भी मैं क्वेश्चन बात कर रहा हूँ, तो आपको इतना एक्टिव रहना पड़ेगा। और उसका फॉर बेटर प्रैक्टिस में प्रोडक्ट में देखते हैं, हर टाइम पे देखते रहता हूँ कायरलिटी, यही वजह है। तो देखिए इसमें 5 में से कितना एक्टिव रहेगा? 2 रहेगा, यही तो रहेगा इंडिविजुअली एक्टिव DL पेयर। तो अब वेरी फ्रेंकली आपको मैं इस लेवल का क्वेश्चन दे रहा हूँ, बट क्या थ्योरी इसी लेवल का हुआ है या इससे मच मोर? तो काम जब इससे ज़्यादा किए हैं तो उससे बहुत नीचे क्वेश्चन है, तो आपसे डैम श्योर बनना चाहिए।
नहीं बनाते हैं इसका मतलब है कि आप मेरा नोटबुक पढ़े ही नहीं। मेरा जितना भी मैं चिल्लाते रह गया क्लास में, आपने उसे फोकस ही नहीं किया। जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वही थ्योरी का डिलीवरी का यहाँ पे तरीका है, डिट्टो। मतलब जो आपको एग्ज़ाम में, मेन एग्ज़ाम में आएगा ना, उसी वे ऑफ आस्किंग जो तरीका होता है, उसी तरीके से मैं आपका थ्योरी को लेकर चल रहा हूँ। क्योंकि आप लोग का लिए फर्स्ट टाइम है, बट मुझे तो पता है ना कि एग्ज़ाम में, इंडिया लेवल के एग्ज़ाम में कैसे आएगा। चलिए कैलकुलेशन तो कर लेंगे। देखिए मैं क्वेश्चन को घुमा रहा हूँ, नहीं कभी मोलरिटी दे रहा हूँ, कभी मोलरिटी दे रहा हूँ, कभी मोल फ्रैक्शन दे रहे हैं। अब क्या दे दिया है? परसेंटेज वेट बाई वेट। इज इट राइट? द परसेंटेज वेट बाई वेट इज ऑल्सो द वन ऑफ द टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और इसमें डेंसिटी भी दे दिए हैं। और जैसे ही मैं आपको कोई एक वन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन दे दिया और साथ में अगर डेंसिटी दे दिया, मतलब अब मैं फ्री हो गया कुछ भी पूछने के लिए, राइट? तो इसमें क्या पूछ सकते हैं? मोलरिटी, मोललिटी, और बोलिए मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो क्या इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे? ट्राई कीजिए सब लोग।
इसमें अगर वेट बाई वेट ppm पूछा जाएगा तो ppm और ऐसे लिखा जाएगा वेट बाई वेट। इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन नॉट सॉल्वेंट एंड 10 टू द पावर ऊपर से पार्ट्स पर मिलियन। वैसे पार्ट्स पर मिलियन रहेगा तो 1 मिलियन कर दीजिएगा, बाद में समझ में आ जाएगा। लेकिन वैसे ppm w बाई w पूछा सकता है, ppm w बाई v पूछा जा सकता है। तब क्या बोलते हैं इसके लिए मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। बस थोड़ा डिफरेंस है, परसेंटेज का मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। और इसका मतलब 10 टू द पावर 6 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आ सकता है डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें ml, इसको किसमें ग्राम, और 10 टू द पावर देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में भी आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए क्या मानना आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। क्या मानना? चलिए ये बोल दिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो आंसर सेम ही आएगा, डोंट वरी। एक बार कॉन्फिडेंस भी तो आ जाएगा कि वॉल्यूम ही मान सकते हैं, राइट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, 1 लीटर, मतलब 1000 ml। यहाँ से चल दिए तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना, 1000 इंटू 1.2 कितना ग्राम, 1200 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना, 10% ही तो है, तो 1200 का 10% कितना, 120 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, 1 माइनस 120, इज इट राइट, 1080 ग्राम। यहाँ तक आ गए आप लोग, करेक्ट है ना। जो मैंने माना उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ गया, राइट। और इन्फॉर्मेशन के साथ दिया हुआ था परसेंटेज वेट बाई वेट, तो 10% का मतलब क्या, टोटल मास का 10% सॉल्यूट रहेगा अकॉर्डिंग टू मास। तो क्या सही है। अब पूरे सॉल्यूशन का मास मैंने निकाल लिया है, कितना ग्राम, 1200 ग्राम, और सॉल्यूट का मास पता है 120 ग्राम, तो सॉल्वेंट का मास निकल गया, राइट। अब यहाँ देखिए मोल ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा सर 120/60 कर दीजिए, राइट। यूरिया का मोलर मास 2, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा सर 1080 डिवाइडेड बाई 18 कर दीजिए, सही है, करेक्ट। अब मोलरिटी डिफिनेशन बोलते रहिए। मोलरिटी का डिफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाय जो आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो लिया है, करेक्ट। कितना हो जाएगा, 2 मोल पर लीटर। मोलरिटी का क्या डिफिनेशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय
मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इज इट राइट? तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना? 1.08, 1000 से डिवाइड कर देंगे, कितना आता है कैलकुलेट करके? एग्जैक्ट वैल्यू बताइए कैलकुलेट करके। 1.85 आता है, देखिए तो। इसको डिवाइड कीजिए तो मोटा मोटी 1.8 के आसपास कुछ वैल्यू आएगा। 1.8 के बाद क्या? 85। उसके बाद परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। ओके, वेट कितना है सॉल्यूट का? 120। वॉल्यूम कितना लिए थे? 1000 × 100। तो बहुत आसान कैलकुलेशन था। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम कितना है? 12%। और क्या निकालना था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब यूरिया का 2/2 + 64, 62, राइट? हाउ मच? 2/64, 1/32, करेक्ट है ना? यहाँ तो निकाले हुए हैं। ओ सॉरी 60, 31, इज इट राइट? अब उसके बाद और क्या निकालना था? ppm। तो ppm वेट बाई वेट, राइट? ये तो जस्ट एक फार्मूला बता रहे थे। तो परसेंटेज वेट बाई वेट के लिए क्या कीजिएगा? 120/120 × 10⁻⁶। लेकिन ppm W/W ये है, मतलब ये भी आ सकता है, करेक्ट? अब आप में से जो लोग मास माने होंगे उनका भी आंसर एग्जैक्टली यही आना चाहिए। जो लोग मास माने, बनाने का तरीका अलग हो सकता है बट आंसर डिफरेंट नहीं रहेगा, डिट्टो सेम आंसर आएगा। चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है? तो स्टूडेंट, अभी तक मैं आपको पढ़ा रहा था एक जनरल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? अब हम लोग धीरे धीरे इन करते हैं सीपी की तरफ। इसको हटाएं एवरीवन। सॉल्यूशन के लिए एक लाइन लिखिए। A solution is a homogeneous mixture of two or more substance. A solution is a homogeneous mixture of two or more substance which are chemically non-reacting. Which are chemically, a solution is a homogeneous mixture of,
ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस विच आर केमिकली नॉन रिएक्टिंग। अब एक मिनट रुकिए, यहाँ पे एक टर्म है होमोजेनस मिक्सचर, इसका मतलब क्या हुआ? वेरी गुड, इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन का किसी भी पार्ट से अगर कुछ सैंपल आप लेते हैं, करेक्ट, तो वहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंपोजिशन सेम देखना चाहिए, करेक्ट ना? तो कॉमन सेंस मिलाइए, क्या केरोसिन ऑयल या इवन पेट्रोल या डीजल पानी में मिक्स होगा? तो मिसबल है या इमिसबल है? समटाइम्स ऐसा होता है ना कि साथ में रहकर भी साथ में नहीं है। जैसे आप कहीं पे क्राउड में हैं, लाखों का भीड़ है, आप भी उसमें एक हैं, बट आप अकेले हैं, राइट? मतलब साथ में होकर भी साथ में नहीं है, तो मिसबल या इमिसिबल? इमिसिबल। तो अगर वाटर प्लस केरोसिन ऑयल अगर मिक्स कर दिया जाए तो बोलने के लिए तो बोलेंगे कि साथ में है, सॉल्यूशन है, बट क्या एक्चुअल में एग्जैक्टली सॉल्यूशन का डिफिनेशन को कर रहा है? सर्टिफाई भाई, ऑयल ऊपर आ जाएगा, डेंसिटी उसका कम है, वाटर नीचे रह जाएगा, तो नीचे से लेंगे तो सैंपल में तो क्या उसमें सही कंपोजिशन दिखेगा? सर थोड़ा स्मेल रहेगा ऑयल का, बट भाई थोड़ा स्मेल रहेगा, आइडियली तो कुछ ऐसा हो, रियलिटी में तो थोड़ा तो स्मेल रहेगा ही रहेगा, बट ऊपर से सैंपल लेंगे तो उसमें केरोसिन ऑयल दिखेगा ऑलमोस्ट 99%, और नीचे से लेंगे तो वाटर दिखेगा। तो क्या होमोजेनस रहा? तो एक्चुअल डिफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन का डिफाइन कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो होमोजेनस यहाँ पे एक वास्ट टर्म था, करेक्ट। अब सॉल्यूशन बनता किससे है भाई? तो सर सॉल्यूशन में क्या क्या रहता है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रहता है। जनरली सॉल्वेंट का क्वांटिटी ज़्यादा रहता है, आई एग्री, बट समटाइम्स उल्टा भी हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे तो सर सॉल्यूट क्या हो सकता है? तो ये सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। व्हाट अबाउट सॉल्वेंट? सेम, सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इसका मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर मिला दिया जाए तो सॉल्यूशन बनाने का तरीका 8 अकॉर्डिंग टू फेज, हाँ या ना? अरे इन दोनों को आउट ऑफ 6 2 को लेते रहे, यहाँ का 3 है, यहाँ का 3, तो यहाँ से अगर सॉलिड उठाते हैं 3 तरीका, यहाँ भी 9 तरीका हो जाएगा ना? कितना तरीका हो सकता है? 9 तरीके से हो सकता है, राइट? बट सारा तरीका हम लोग को यहाँ पे नहीं पढ़ना है, बट वन ऑफ द केस क्या हो सकता है? सॉल्यूट, एल स्टैंड फॉर लिक्विड, समझ आइएगा। लिखिए भाई क्या प्रॉब्लम है? और सॉल्वेंट पे क्या रहेगा? लिक्विड, करेक्ट। सेकेंड तरीका क्या हो सकता है? सर सॉल्यूट सॉलिड प्लस सॉल्वेंट लिक्विड। आप लोग इसका एक एग्जाम्पल बता सकते हैं, इस कैटेगरी का एग्जाम्पल? सर इसका तो बहुत सारा एग्जाम्पल है। अल्कोहल इन वाटर, हाईली मिक्सिंग सॉल्यूशन, राइट? C2H5OH अब प्लस वाट H2O। और भी बहुत सारा हो सकता है, लाइक विनेगर इन वाटर, राइट? लिक्विड लिक्विड मिक्स हो जाएगा। इसका कोई एक तरीका? बहुत सारा है, NaCl प्लस H2O, इज इट राइट? एक याद किस फॉर्म में था? सॉलिड फॉर्म में था, और एक किस में था? सॉल्वेंट, लिक्विड फॉर्म में मिक्स कर दिए। बट क्या इमिसिबल है या मिसिबल है? ग्लूकोज इन वाटर, हाँ या ना? इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है सर हम लोग के पास। और क्या हो सकता है? हम लोग उस एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो हम लोग को पढ़ना है, करेक्ट? अच्छा स्टूडेंट बताइए, इस चैप्टर का जो हेडिंग है प्रॉपर्टी किसका? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी
कौन सा सॉल्यूशन का पढ़ते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसके लिए पढ़ते हैं भाई। जितना भी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है उसमें सॉल्यूट शुड बी व्हाट? सॉलिड, और सॉल्वेंट लिक्विड, और सॉल्यूट रहता है नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल। वैसा सॉल्यूट जो सॉल्यूट क्या हो? नॉन वोलेटाइल, और सॉल्वेंट क्या हो? वोलेटाइल। उसके लिए हम लोग सारा 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इसके लिए नहीं पढ़ते हैं, इसके लिए तो रॉड्स लॉ पढ़ेंगे, राइट? सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, करेक्ट ना? तो सारा चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग इस केस के लिए पढ़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया। ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टैंड फॉर व्हाट? दिस कैटेगरी, जिसमें सॉल्यूट क्या रहता है? नॉन वोलेटाइल, और सॉल्वेंट क्या रहता है? तो जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जहाँ पे हेडिंग देंगे वहाँ पे मैं फिर से दोबारा इसको लिखूँगा, ठीक है? अच्छा, गैस और सॉल्यूट क्या हो? गैस, और सॉल्वेंट क्या हो? ये आपके सिलेबस में है या नहीं है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, मतलब इस चैप्टर में हेनरी लॉ आपका सिलेबस में है? यही तो है हेनरी लॉ, जिसमें सॉल्यूट क्या रहता है? गैस, और सॉल्वेंट क्या रहता है? लिक्विड। इतना हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, कभी ओपन कीजिएगा वहाँ से गैस आउट होगा, कार्बोनेटेड वाटर, राइट? तो किसका एग्जाम्पल है? सॉल्यूट गैस रहता है और सॉल्वेंट लिक्विड रहता है। उस लिक्विड में सॉलिड को हाई प्रेशर से मिक्स करते हैं, और ये ऐसा नेचर का कितना बड़ा वरदान है। ये अगर नहीं होता, इसके वजह से इतना बड़ा एनिमल किंगडम है ना बायो में, ओशन में ज़िंदा है। ये नहीं होता था जिंदा रह पाता। ऑक्सीजन मिक्स है वाटर में, राइट? दिस ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये भी हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे 2 स्टार लगाते हैं, ये सबसे ज़्यादा पढ़ाऊँगा, ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, करेक्ट? बाकी सॉल्यूट गैस एंड सॉल्वेंट सॉलिड, ऐसा भी एग्जाम्पल होता है। सॉल्यूट गैस हो, फॉर एग्जाम्पल NiH2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, राइट? तो सॉलिड के सरफेस पे क्या एडजॉर्ब रहता है? H2 सरफेस पे उसका बैठा रहता है, तो H2 गैस है। और सॉलिड क्या, सॉल्वेंट क्या था? सॉल्वेंट था सॉलिड, लिखते हैं ना NiH2। NiH2 का मतलब क्या है कि निकल के सरफेस पे जो पोर बना हुआ है उसमें हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब है, या सॉलिड के अंदर वॉइड है, उसमें हो सकता है कि गैस फंस जाके छुपा हुआ हो। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? गैस प्लस सॉलिड, गैस प्लस सॉलिड भी होता है। एलवाई इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? एलवाई इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ किसका कंडीशन? एलवाई भी क्या है? सॉल्यूशन है। आप एक काम कीजिए, कॉपर को मेल्ट कर दीजिए, एल्युमिनियम को मेल्ट कर दीजिए। कॉपर थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए, एल्युमिनियम थोड़ा कम ले लीजिए, राइट? मेल्ट करने के बाद मिक्स कीजिए। मेल्ट होने के बाद तो मिक्स हो सकता है, होमोजेनियसली मिक्स कर दीजिए, जितना सही तरीका हो सकता है मिक्सिंग का, 10 बार ऐसे करके, राइट? मिक्स हो गया, अब सॉलिडिफाई कर दीजिए, क्या बन गया? एलओआई। अब जब सॉलिड फॉर्म में वो आएगा रूम टेम्परेचर पे, तो दिखेगा तो सॉलिड, बट उसमें क्या रहेगा? एल्युमिनियम भी रहेगा और कॉपर भी रहेगा, तो वो भी तो एक सॉल्यूशन ही है ना, नॉन रिएक्टिंग। तो ये भी हो सकता है सॉलिड प्लस सॉलिड। बट ज़्यादा पे मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा, इससे बेटर रहेगा कि जितना भी कैटेगरी है सबका एग्जाम्पल के लिए मैं इसको फ़ोटो खींचकर शेयर कर दूँगा आपके ग्रुप में, बस लिख लीजिएगा, एक पैराग्राफ छोड़ दीजिएगा। हम लोग का जो मेन कंसर्न रहेगा इस 3 कैटेगरी पर रहेगा, करेक्ट ना? इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, बाकी बस एक बार लिख लेंगे। चलिए, तो हम लोग फर्स्ट केस डील करते हैं एवरीवन। अच्छा, ए डिफिनेशन देने का रिक्वायरमेंट है। बाइनरी सॉल्यूशन नाम ही है, कितना का सॉल्यूशन? 2 का। तो वैसा सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट रहेगा उसको क्या बोलेंगे? 3 भी तो रह सकता है, NaCl, Kv और वाटर, ऐसा भी हो सकता है। बट जनरली हम लोग इस चैप्टर में कंसर्न दिखाएंगे बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, राइट? बट उससे ज़्यादा भी रह सकता है कंपोनेंट। फर्स्ट कैटेगरी
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस कैटेगरी में सॉल्यूशन में क्या है, अब यहाँ से सही से चीज़ों को समझिएगा। इसमें है सॉल्यूट क्या है एवरीवन, यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। लिक्विड और सॉल्वेंट भी क्या है, लिक्विड। और जनरली इस पूरे चैप्टर में मैं सॉल्यूट को ए से इंडिकेट करते रहूँगा, ठीक है, और सॉल्वेंट को बी से। और मैं इसमें कंडीशन लगा रहा हूँ, बोथ आर वोलेटाइल। ए भी लिक्विड है, ए भी लिक्विड है, और दोनों क्या है, वोलेटाइल है। करेक्ट। अब यहाँ देखिए, तो इस कैटेगरी में अब दो कैटेगरी हो सकता है। जो हम लोग सॉल्यूशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलेटाइल। अब इसमें दो केस आपको अलग अलग पढ़ना है। बोथ आर मिसिबल एंड बोथ आर व्हाट, इमिसिबल। देखिए देन व्हाट इज द डिफरेंस फ्रॉम मिसिबल। अगर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों आपस में मिक्स होता है और होमोजेनस मिक्सचर फॉर्म करता है तो इसको क्या बोलेंगे। और अगर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों आपस में मिक्स नहीं होता है तो उसको क्या बोलिएगा, मिक्स नहीं होता है। और मिक्स होता भी था, अगर होमोजेनसली मिक्स नहीं होता है तो उसको क्या बोलेंगे, बिल्कुल मिक्स नहीं हुआ तब तो कम्प्लीटली इमिसिबल। बट थोड़ा मिक्स हो रहा है लेकिन इस तरीके से मिक्स नहीं हुआ कि हर जगह का कंपोजिशन सेम दिखे तो उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल मिसिबल। राइट। बट हम लोग बिल्कुल या तो कम्प्लीटली मिक्स हो नहीं तो नहीं मिक्स हो, ये दो पे फोकस करेंगे। राइट। एंड बोथ आर द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो एक लाइन लिख लीजिए, इफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स टुगेदर, if solute and solvent mix together and form homogeneous mixture, if solute and solvent mix together and form homogeneous mixture। इसके लिए क्या डिफरेंस लिखिएगा एवरीवन, इफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट नाम का साथ में होकर भी साथ में नहीं है, दैट्स वाई। बट इसको भी हम लोग काउंट भी कर रहे हैं। सॉल्यूशन एक्चुअली सॉल्यूशन हुआ नहीं बट फिर भी इसको इस कैटेगरी में रहकर एक डिफिनेशन बता दिए, ठीक है। तो इफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डू नॉट मिक्स टुगेदर, इसका मतलब है कि अगर इमिसिबल सिचुएशन को भी अगर हम लोग सॉल्यूशन बोल रहे हैं तो वहाँ पे सॉल्यूशन का ऑन द बेसिस ऑफ होमोजेनियसनिटी दो कैटेगरी, होमोजेनस मिक्सचर एंड नॉन होमोजेनस मिक्सचर सॉल्यूशन बोल देंगे, होमोजेनस सॉल्यूशन एंड नॉन होमोजेनस। अगर ये इसको मान रहे हैं कि ये सॉल्यूशन है, एक्चुअली में रियलिटी में तो नहीं इसको सॉल्यूशन बोलेंगे बट फिर भी अगर इसको सॉल्यूशन के कैटेगरी में रख रहे हैं तो इस कौन सा बेसिस पे, होमोजेनस एंड नॉन होमोजेनस। करेक्ट ना। चलिए आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया हूँ, अब हाँ ना कुछ नहीं बोलेंगे। यस, केमिकल इक्विलिब्रियम भी पढ़ाए हैं और आयनिक इक्विलिब्रियम भी पढ़ाए हैं, राइट।
आप में से एनीवन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, सॉल्यूशन से ज़्यादा बेटर रहेगा लिक्विड बोलना, का क्या डिफिनेशन है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड? ओके, मतलब आप मोटा मोटी मुझे ये बताना चाह रहे हैं, बट साथ में ये भी मेंशन कर देंगे क्लोज कंटेनर, नहीं ये तो वेपर उड़ते रहेगा, राइट? इन ए क्लोज कंटेनर देखिए जो सेक्शन उठाए हैं वो पार्ट ज़्यादा बड़ा है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला पार्ट छोटा है, ठीक है? सबको क्लास असाइनमेंट तो मिल गया है ना, हार्ड कॉपी एवरीवन सीपी का? और नहीं मिला है तो नहीं मिला है, ओके। ये यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट कीजिए और ये चाहिए, कुणाल को दिखाइए, लिख जाइए। बाकी लोग जो को नहीं मिला है अपना देख लेंगे, ओके। यहाँ देखिए, आपका बोलने का मतलब था कि सर एक कोई लिक्विड है, ये वेपर क्रिएट करेगा, आपने 50% सही बात बोला। इसका जो वेपर बनेगा क्लोज कंटेनर में, इसी लिक्विड का वेपर इस लिक्विड के अपर सरफेस पे जो फोर्स लगाएगा ड्यू टू प्रेशर, मतलब जो प्रेशर क्रिएट करेगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? बट उसमें थोड़ा सा कमी रह गया। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का मतलब हुआ कभी घर पे खाना बनाइएगा ना, तो यहाँ पे जब गर्म करते रहिएगा, इसमें अगर लिक्विड है इसको एक किसी चीज़ से ढक देंगे तो उसको उठाएंगे तो देखिएगा वहाँ पे बबल्स बनते, पानी का ड्रॉपलेट बनते रहेगा, राइट? वाटर का। इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का डिफिनेशन है कि वैसा सिचुएशन, मान लेते हैं कि यहाँ पे लिक्विड था, आपने इसको ऐसे ढक दिया, राइट? एट ए गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर को लेकिन कांस्टेंट रखेंगे, उसके पीछे का मैं वजह समझाऊंगा। तो इनिशियली अगर ओपन था, यहाँ पे लिक्विड था, तो वेपर तो आपको नजर आएगा नहीं, बट यहाँ पे सपोज कि आपने इसको क्लोज कर दिया तो यहाँ से वेपर बन रहा है, वेपर बन रहा है, राइट? और इस टेम्परेचर पे कांस्टेंट कर दिए तो एक ऐसा सिचुएशन जो जिस पॉइंट पे अरे वोलेटाइल है, मतलब इस टेम्परेचर पे वोलेटाइल कैरेक्टर शो कर रहा है, तो ऑब्वियसली क्लोज कंटेनर है तो वेपर बनना स्टार्ट होगा। एक ऐसा सिचुएशन आएगा जिस सिचुएशन पे रेट ऑफ वेपोराइजेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ वेपोराइजेशन बिकम्स इक्वल टू व्हाट? कंडेंसेशन। दैट पॉइंट इज कॉल्ड सैचुरेटेड पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। उस पॉइंट पे जो प्रेशर हम लोग फील करेंगे, दैट प्रेशर इज कॉल्ड व्हाट? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, करेक्ट ना? तो हम लोग जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड पॉइंट का या सैचुरेटेड पॉइंट का? सैचुरेटेड पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन बोलिए, सेम नहीं था। बॉइलिंग पॉइंट इज द पॉइंट एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm। मैंने क्या बोला? कितना के बराबर हो जाए? उसमें फिक्स है एक बाउंड्री लाइन कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ का प्रेशर कितना है? 1 atm। तो 1 atm, बट यहाँ पे क्या मैंने 1 atm बोला? नहीं बोला। तो क्या बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? अलग अलग रहेगा। नहीं, बॉइलिंग पॉइंट वो नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट का कुछ और है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या है कि मैंने एक 1 atm का बाउंड्री लाइन खींच दिया और इसको हीट कर रहा हूँ, टेम्परेचर वेरी कर रहा हूँ, वहाँ पे टेम्परेचर मैंने क्या बोल दिया? कांस्टेंट। अब जिस टेम्परेचर पे एक प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, करेक्ट? जिस अरे 1 atm को मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया और एक ग्राफ मानते हैं, ऐसा एक कोई ग्राफ है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, जहाँ पे एक इंटरसेक्ट करेगा वही टेम्परेचर मेरा क्या कहलाएगा? ये सब पढ़ाएंगे इसमें, ठीक है?
इसके जैसा? बॉइलिंग पॉइंट और मतलब आप पूछना क्या चाहते हो बताइए? पहले नेक्स्ट क्लास में देख कर आइएगा कि एक्चुअली है क्या। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले मैं इस बात पे आ जाता हूँ, ठीक है। लिखिए एक लाइन, व्हेन लिक्विड इज केप्ट इन ए क्लोज कंटेनर, वो डायग्राम भी बना लीजिएगा कंटेनर का। व्हेन लिक्विड is kept in a closed container, it evaporate and convert into vapor phase after some time the liquid and a vapor reaches at equilibrium point. After some time the liquid and vapor reaches at equilibrium point. इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद ब्रैकेट दीजिएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद ब्रैकेट दीजिए तो ऐसे, और इस ब्रैकेट में लिखिए रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ वेपोराइजेशन। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम्स इक्वल टू व्हाट? रेट ऑफ वेपोराइजेशन। अब ब्रैकेट क्लोज। एट दिस पॉइंट प्रेशर exerted by vapor of liquid, at this point pressure exerted by vapor of liquid on the surface of liquid are called vapor pressure of liquid, are called vapor pressure of liquid. Yes. कहाँ तक लिखे? At this point pressure exerted by vapor of liquid on the surface of liquid. किसका वेपर है? लिक्विड का वेपर है। on the surface of, upper surface of liquid are called vapor pressure of liquid. ये हुआ करेक्ट डिफिनेशन, राइट? ओके स्टूडेंट, एक मिनट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, मान लेते हैं कि मेरा कोई कंपाउंड है, मेरा कोई लिक्विड है B, और नाउ इट कन्वर्टेड इनटू वेपर ऑफ B, करेक्ट? तो भाई इसका Kp लिख सकते हैं क्या? Kp को हम तो पढ़ाए होंगे, Kc भी पढ़ाए होंगे और Kp भी पढ़ाए होंगे। तो Kp के लिए क्या लिखेंगे? गैस के रेस्पेक्ट में लिक्विड का प्रेशर को हम लोग 1 यूनिट मान लेते हैं, राइट? इसको इग्नोर करना चाहिए, बट फिर भी वहाँ पे तो ये लिखेंगे ना, प्रेशर ऑफ B, हाँ या ना? बट किसका प्रेशर? इसका प्रेशर, करेक्ट? एक केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया हुआ है, केमिकल इक्विलिब्रियम का तो सबसे आसान एग्जांपल लिया हूँ। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट लिए होंगे, क्लोज कंटेनर में एवी इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, करेक्ट ना? इसका Kp लिखेंगे तो क्या लिखेगा? प्रेशर ऑफ CO2। वैसे ही यहाँ पे अगर इसका Kp लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? Pv, प्रेशर ऑफ B, बट लिक्विड का या वेपर का? गैस फॉर्म का, गैस फॉर्म का। ये राइट? यहाँ तक समझ में आ गया है? ओके भाई, ये क्या है? बोलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यही तो मेन गेम है। ये क्या है? और यहाँ पे अगर दिस इक्वल टू दिस, मतलब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट का प्रेशर है, हाँ या ना? क्या केमिकल इक्विलिब्रियम में एक इक्वेशन पढ़ाए हैं जिसका नाम था वॉन डफ इक्वेशन, K इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस डेल्टा H बाई RT? बोलिए हाँ या ना? पढ़ाया गया है, राइट? तो और यहाँ पे A का यूनिट और K का यूनिट डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि इसके अंदर E के अंदर जो भी रहता है वो यूनिट लेस हो जाता है। इज इट राइट? तो क्या इसके लिए हम लोग Kp के बदले
क्या लिख सकते हैं, के पी इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई डेल्टा एच, और यहाँ से यहाँ तक जाने के प्रोसेस में इस डेल्टा एच का नाम क्या रहेगा, डेल्टा एच वेपोराइजेशन, इट राइट। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ पे कौन सा, इसको सेकंड इक्वेशन बोलिए, लिखिए लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन कहाँ से आया है यहाँ डिस्क्राइब नहीं करूँगा, केमिकल को मैं पढ़ा चुका हूँ और आपको बैच को भी पढ़ा रहा था साथ में, राइट। अब मुझे क्वेश्चन बताइए तो, अगर टी चेंज करेंगे तो केपी चेंज होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन व्हाट, टेम्परेचर। और यहाँ पे डेल्टा एच वेपोराइजेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ या एंडोथर्मिक, बोलिए भाई, एक्सोथर्मिक रहेगा। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो गैस में कन्वर्ट करते हुए हीट दे के जाएगा या लेके जाएगा, देना पड़ेगा, राइट। तो सेंस कैसा है, यस। तो अगर डेल्टा एच वेपोराइजेशन, इसको थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं, सारा गेम तो इसी का है, ई टू द पावर डेल्टा एच बाई आर टी, बातों को समझिएगा। टी इंक्रीजेज, तो टी अगर ज़्यादा होगा, टी इंक्रीजेज तो ए वैल्यू फास्ट डिक्रीज, करेक्ट। और ए डिक्रीज तो व्हाट अबाउट दिस वन, डिक्रीज ना। टी इंक्रीजेज तो छोटा सर्किल डिक्रीजेज, ए बड़ा सर्किल ऑल्सो डिक्रीजेज, तो सबसे बड़ा सर्किल इंक्रीजेज, करेक्ट ना, सही से समझ में आ गया। इसका मतलब है कि टी अगर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। और उतना से अगर नहीं समझना चाहते तो ऐसे समझिए, ये तो ली चैटर्जी प्रिंसिपल है, लेफ्ट से राइट मेरा एंडोथर्मिक डायरेक्शन है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, एंडोथर्मिक डायरेक्शन में, टेम्परेचर को कम करने के लिए। यही था कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, ली चैटर्जी है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कम वेपर बनेगा या ज़्यादा वेपर बनेगा, ज़्यादा वेपर बनेगा, करेक्ट। दैट्स वाई यहाँ पे अभी ये तो बोल सकते हैं कि अगर डेल्टा एच वेपोराइजेशन है, यहाँ पे डेल्टा एच क्या है, वेपोराइजेशन, तो टेम्परेचर इंक्रीजेज की ऑल्सो इंक्रीजेज, राइट। देन अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे ये जब अगर इंक्रीज कर गया तो उसको मेंटेन करने के लिए प्रेशर भी इंक्रीज होना पड़ेगा, प्रेशर का भी इंक्रीज होगा, वेपर और ज़्यादा बनना पड़ेगा, हाँ है ना, फॉर ए क्लोज कंटेनर। दैट्स वाई किसी भी लिक्विड का इस चैप्टर में देखिएगा प्रॉब्लम जो दिया रहेगा प्योर सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, इस कैटेगरी के लिए जहाँ पे बोथ आर लिक्विड एंड बोथ आर मिसिबल एंड बोथ आर वोलेटाइल, तो प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड लाइक सॉल्यूट और सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर दिया रहता है। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वही रहेगा उसका वेपर प्रेशर का वैल्यू या चेंज दिखेगा, चेंज दिखेगा। टेम्परेचर चेंजेज, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑल्सो चेंजेज। वजह, टेम्परेचर चेंज करेंगे सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा तो उसको मेंटेन करने के लिए इस तरफ का क्वांटिटी को भी चेंज होना पड़ेगा। यहाँ तो एग्री है ना। इसका मतलब यहाँ से क्या इस इक्वेशन से एटलीस्ट इतना बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर फिक्स होता है, बट टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड चेंज होगा। लिखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को मिलाकर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट from first and second we can say that vapor pressure of a liquid at a given temperature is constant, vapor pressure of liquid at a given temperature is constant, but temperature changes, vapor pressure of liquid also changes, but temperature changes, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड
चलिए स्टूडेंट, क्या के पी के बदले पी यहाँ पे दे सकते हैं? के पी इक्वल टू पी वी, राइट? इसका मतलब है कि P इक्वल टू, अब अगर यहाँ पे P है तो एक यूनिट भी P के बराबर रहेगा, P नोट बोल दें, राइट? e टू द पावर माइनस ई डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई आर टी। किसके हेल्प से मैंने लिख दिया? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड के पी के बदले पी भी लिख दिया, पी लिख दिया, प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे इसका यूनिट डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। अगर के का यूनिट प्रेशर है तो इसका भी यूनिट क्या रहेगा? प्रेशर। मतलब एक प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है तो इसको मान लीजिए पी नॉट। देखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ते रहते हैं या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट? तो ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये पता चल जाता है कि एलिवेशन ही नहीं हुआ। एक ग्राफ ऐसा क्यों दिखाते हैं पता ही नहीं है, इनसाइट में दिया हुआ है ना। टीचर भी ऐसे कर रहे हैं, आप भी ऐसे सीख लिए। कभी कोशिश नहीं कि ऐसा ही ग्राफ क्यों हुआ, ऐसा ग्राफ इस इक्वेशन से हुआ है, ठीक है? एक ऐसा इक्वेशन है, पैराबोलिक है, सर्किल है, एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल। और ये टेम्परेचर के अगर P और T को आपस में वैरी करते हैं तो प्रेशर के साथ टेम्परेचर को, अगर टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो प्रेशर कैसे चेंज होगा? एक्सपोनेंशियली। बट डिक्रीजेज या इंक्रीजेज? अभी जस्ट दिखाया था ना, टेम्परेचर इंक्रीजेज देन के ऑल्सो इंक्रीजेज, और के ही तो P है तो प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज, बट इंक्रीज होने का तरीका क्या रहेगा? एक्सपोनेंशियल टाइप का रहेगा। तो एक्चुअल में इस इक्वेशन के वजह से ऐसा ग्राफ होता है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वर्सेस टेम्परेचर का एक तरीका है चेंज होने का, ऐसा ग्राफ मिलता है, ठीक है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका हम लोग इस ग्राफ का बहुत जगह हेल्प लूँगा, 2 जगह तो पक्का लेंगे हेल्प। कहाँ कहाँ पे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, करेक्ट? देखिए इस इक्वेशन से ये इक्वेशन बना सकते हैं। कौन को लोग मुझे समझ गए कि हाँ ये बना सकते हैं? आप, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे T1 तो यहाँ पे P1 और यहाँ पे T2 तो यहाँ पे P2, 2 इक्वेशन। और P2 बाई P1 कर देंगे तो डिवाइड करेंगे तो P0 और P0 कैंसिल हो जाएगा। P0 कांस्टेंट है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक कांस्टेंट था ना, वैसे P0 क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो जब डिवाइड करने के बाद डिवाइड कर दिए, उसके बाद मैं ले लिया टेकिंग लॉग बोथ साइड बेस ए, राइट? तो ln हो जाएगा। अब बाद में उसको लॉग में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पहुँच जाइएगा। एक केमिकल इक्वेशन में ऐसा ही तो एक इक्वेशन लिखे थे, लॉग उतना छोड़िए, केमिकल इक्वेशन में ऐसा ही इक्वेशन था, लॉग K2 बाई K1 इक्वल टू 2.33 डेल्टा एच बाई आर 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। K2 बाई K1 बताओ, याद होगा? अब K2 ही तो यहाँ पे P2 हो जाएगा, K2 ही क्या हो जाएगा? P2, और K1 ही क्या हो जाएगा? P1। वही तो लिखे हैं। इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, चाहे सॉल्यूट का बात कर रहे हैं या सॉल्वेंट का बात कर रहे हैं या सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं, अब बातों को समझना है। क्या हर टेम्परेचर पे सेम रहेगा या डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट वेपर प्रेशर दिखाएगा? डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है? किनके पास नहीं है असाइनमेंट? इसको याद करके क्लास में लेकर आइएगा, एक क्लास असाइनमेंट है, इसके बाद होम असाइनमेंट दूंगा।
बोलिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर किसके लिए दिया गया है? लिक्विड के लिए या गैस के लिए? ये तो याद है ना? अब थ्योरी को आगे बढ़ाने से पहले आप लोग एक लॉ इसमें पढ़े होंगे, नाम था रॉल्स लॉ, राइट? रॉल्स लॉ किसके लिए? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिक्विड के लिए, राइट? बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही चलता है कुछ, ठीक है। लेकिन अभी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, बोले तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या है? एनीवन? ओके, मान लेते हैं कि ए मेरा, इसका नंबर ऑफ मोल Na है और इसका नंबर ऑफ मोल क्या है? Nb। पहला कंडीशन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बोलने का कि किसी कंटेनर में अगर दो गैस है, दो ही से समझते हैं, तो ये मेरा इस कंटेनर में गैस ए और गैस बी है, तो गैस ए के लिए टोटल वॉल्यूम और गैस बी के लिए टोटल वॉल्यूम डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, राइट? सेम वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। और सेम ही कंटेनर में है तो ए और बी के लिए टेम्परेचर डिफरेंट फील होगा या सेम होगा? सेम फील होगा। स्टेटमेंट लिखिए पहला, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ at constant volume and temperature total pressure of gaseous mixture अच्छा स्टूडेंट, आप लोग का आज 6:30 से कहीं पे क्लास है? जितने भी ऑनलाइन का स्टूडेंट हैं, कहीं पे क्लास है? कहाँ पे? कैटलिस्ट में? नो सर। कितना बजे क्लास खत्म होगा? 8 बजे तक खत्म हो जाएगा? ओके, तो 8:30 से ऑर्गेनिक तो आज ले सकता हूँ, ठीक है? ठीक है ना? अच्छा, घर ही नहीं पहुँच पाएंगे? अच्छा अच्छा, ठीक, क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे। आज एक मौका था जिसमें क्लास ले सकते थे 6:30 से। ओके, लास्ट ऑप्शन तो हम लोग के पास है ही 9 PM। ओके एवरीवन, तो फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। बट ये स्टेटमेंट सही तभी रहेगा जब दोनों के लिए प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। जितना वॉल्यूम ए के लिए उतना ही वॉल्यूम बी के लिए, जो टेम्परेचर ए के लिए वही टेम्परेचर बी के लिए। ये फर्स्ट लॉ हुआ। पार्शियल प्रेशर का मतलब हुआ ना कि अगर मान लेते हैं, ऐसे सोचिए कि अगर यहाँ पे बी नहीं रहता, ए अकेले रहता, ए एलोन, तो इसी वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के लिए जो इंडिविजुअल प्रेशर क्रिएट करता, दैट इज कॉल्ड व्हाट? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, राइट? वैसे ही अगर यहाँ पे ए नहीं रहता, सिर्फ बी रहता, तो सेम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के लिए जो बी का प्रेशर आता, दैट इज कॉल्ड व्हाट?
पार्शियल प्रेशर। अब यहाँ देखिए पी वी इक्वल टू वाट एनआरटी, तो भाई पी टोटल तो एन भी तो टोटल लिखेंगे, हाँ या ना। लेकिन मैं इस कंडीशन को लेके चल रहा हूं, तो ये क्या हो गया टोटल प्रेशर। अब अगर सिर्फ ए का निकालना रहता तो पी ए लिखेंगे, तो यहाँ पे मोल किसका लेंगे, सिर्फ ए का लेंगे। बट सर आपने जो वॉल्यूम वी और टी यहाँ लिया वही यहाँ लिया, तो एक्चुअली डाल्टन्स लॉ को समझाने के लिए मैं इस कंडीशन के लिए यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कीपिंग कांस्टेंट। सेकेंड इक्वेशन, और प्रेशर ऑफ बी इंटू वी, तब यहाँ पे क्या लिखेगा, चलिए इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करें। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कीजिए। सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट क्या मिलेगा एवरीवन। तो जब सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो भी और टी कैंसिल हो जाएगा। वॉल्यूम क्यों आपस में कैंसिल हो गया, सर जो टोटल प्रेशर के टाइम पे वॉल्यूम लिया वही वॉल्यूम इसलिए आपने माना। अगर वॉल्यूम डिफरेंट रहता, यहाँ का वॉल्यूम डिफरेंट, यहाँ का वॉल्यूम डिफरेंट, तो क्या कैंसिल होता, नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पे आप पी ए बाई पी टी इक्वल टू एन ए बाई एन टी अब तभी लिख पा रहे हैं जब दोनों जगह के, यहाँ का फर्स्ट इक्वेशन का वॉल्यूम एंड टेम्परेचर और यहाँ का जब टोटल प्रेशर के टाइम पे वही वॉल्यूम वही टेम्परेचर और ए का इंडिविजुअल सोच रहे थे तो सेम वॉल्यूम एंड सेम टेम्परेचर, दैट्स वाई वो कैंसिल हुआ, अदरवाइज कैंसिल नहीं होता। और क्या इसको बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो दिस इज द सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ डाल्टन्स लॉ। इसका मतलब डाल्टन्स का सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। बट ये बात बोले के लिए व्हाट इज कीपिंग कांस्टेंट, क्या सिमिलरली बोलकर आगे बढ़ सकते हैं, सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू व्हाट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर, V and T is keeping constant. Is it right? तो A के लिए टोटल प्रेशर A और B सेम कंटेनर में है, राइट। तो A के लिए टोटल प्रेशर और B के लिए टोटल प्रेशर डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा ना। इसका मतलब क्या यहां से बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, ith कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। कब, जब V and T इज कीपिंग कांस्टेंट। ये है सेकेंड स्टेटमेंट डाल्टन्स का, पहला ये है और सेकेंड क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। बट ये मोल फ्रैक्शन किस फॉर्म का, गैस से गैस, गैस और गैस का मिक्सचर के लिए मैं बोल रहा हूँ, गैस और लिक्विड का नहीं, गैस प्लस गैस का। यहां तक बातों को समझ पाए, इसको हटाया जाए। देखिए इनिशियल में आज से 100 ईयर्स पहले शायद ऐसा कुछ चल रहा था, न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड बाय G m1m2/r²। ऐसा लगता है कि कोई बगल में कूलम्स बैठे हुए थे, नहीं K/Q1Q2/r², राइट। वैसा ही डाल्टन्स का चल रहा था प्रेस एक फार्मूला, और डाल्टन्स के जैसा ही मोटा मोटी डिट्टो रॉड्स का है कॉन्सेप्ट, राइट। इन्होंने गैस के लिए किया तो उन्होंने कमाल कर दिया सॉल्यूशन के लिए, राइट, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, डाल्टन्स और रॉड्स दोनों को मिला देंगे इस चैप्टर में। अब बिना मिक्स के हुए आपसे प्रॉब्लम बनेगा भी नहीं, मिक्स करना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले डाल्टन्स थोड़ा सा ब्रीफिंग किया।
मेडिकल वाले बच्चे के लिए तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आपका एग्ज़ाम तो जून में होगा ना, मई में तो होगा नहीं। बी पॉजिटिव, राइट। हम लोग इतना होपफुल आशावादी इंसान हैं कि थोड़ा अच्छा ही सोचते हैं, ख़राब तो सोचेंगे नहीं। तो भाई आपका देखिए कितना बढ़िया, मतलब है पूरा खिचड़ी हो गया है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, लेकिन वो सब चीज़ हम लोग के हाथ में तो है नहीं। ऊपर से जो आएगा उसी को मानना पड़ेगा। वी आर जस्ट फॉलोअर, राइट। बट उसमें ही हम लोग पॉजिटिव क्लास लेंगे। इसमें पॉजिटिव क्या है कि फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम हो गया, सेकेंड टर्म अप्रैल में या मार्च लास्ट में जाएगा, बीच में फर्स्ट टर्म देकर आधा बोर्ड दे दिए, अब जेईई मेन संभाल लेंगे, फिर जेईई मेन फर्स्ट जेईई मेन संभाल लिए तो उसके बाद सेकेंड टर्म संभाल लेंगे, सेकेंड टर्म संभाल लेंगे, सेकेंड जेईई मेन संभाल लेंगे। और फर्स्ट जेईई मेन नहीं होने पे कौन इतना फ्रस्ट्रेशन होगा कि देखिए ड्रॉप भी देने से ऐसा नहीं कि ड्रॉप देकर नहीं क्रैक होता। ऑब्वियसली मैं किया हूँ, मैं खुद ही एग्जाम्पल हूँ। बट ड्रॉप देने के बाद सबके पास पेशेंस नहीं रहता है। वो टेम्परामेंट जो पढ़ने का इच्छा होता है ना, बच्चे सोच लेते बहुत पढ़ लिया, थक गए पढ़ते पढ़ते। उनको पता नहीं कि 4 साल 5 साल और पढ़ना पड़ेगा और डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तो डॉक्टर और वकील और टीचर होल लाइफ तक चलते रहता है। लेकिन उसमें होता है सर डॉक्टर बनने के बाद जब बन जाएंगे और तब पढ़ेंगे तो पैसा भी तो आते रहेगा, मन लगेगा, राइट। बट अभी तो कुछ आ नहीं रहा है, 0 बटा सन्नाटा है। तो अभी तो क्या लगता है अब प्लस अभी जो पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ऐसा चल रहा है मन मुधेड़ बन। बट आप लगे रहिएगा सही से, मतलब यहाँ के बच्चे ख़राब नहीं होते हैं। जो 10th के बाद 11th में आते हैं उनका जो IQ लेवल है बहुत बढ़िया स्टूडेंट होते रहते हैं। बीच में पता नहीं एक माहौल ऐसा सरकमस्टांसेस क्रिएट होते रहता है, उसमें ख़राब हो जाते हैं। जिस इनर्शिया से जिस मोमेंटम से स्टार्टअप लेते हैं वो अल्टीमेट है। बट उसी को कंसिस्टेंट वे में मेंटेन है। यहाँ के नहीं, सब जगह की बात है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर सब उसी मोमेंटम से रहेगा तो उतना सीट है नहीं IIT में। तो वहाँ पे ही आगे चलकर यहाँ पे पहुँचेगा ना तो बहुत कम रेस है। ये मत सोचिएगा अच्छा 15 लाख तो नीट में बैठते हैं, 15 लाख में 1 लाख ही रेस का पार्ट है या 1.5 लाख, आपका कॉम्पिटिशन 1.5 लाख में है, बाकी है ही नहीं। उसी का होगा ना जो एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए है, प्रैक्टिस किए हुए है, बायो का सारा असाइनमेंट 2 बार दिखे हुए हैं, उसको क्वेश्चन तक याद है, तो उसी का हो जाएगा। और जनरल वाले को तो कम से कम 500 प्लस लाना पड़ेगा तब MBBS मिलेगा। GMCS नहीं, GMCS के आज के डेट में 600 प्लस में जाना पड़ेगा, पता है कि नहीं। और जो कैटेगरी से भी हैं, जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनको भी कम से कम 450 प्लस लाना पड़ेगा तब GMCS मिलेगा, ये मान के चलिए। और आराम से आ सकता है अगर आप बहुत अच्छा से बायो किए हैं, 75 क्वेश्चन बायो का ही करेक्ट हो गया, देन 300। बाकी क्या 200 भी नहीं ला सकते हैं? इतना केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, नहीं ला रहे हैं इसका मतलब बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। क्योंकि नीट का क्वेश्चन तो मैं केमिस्ट्री का देखता हूँ, बच्चा टाइप का क्वेश्चन आता है भाई। तो मुझे तो क्वेश्चन देख के लगता है कि मैं बैठ जाऊँ एग्जाम देने के लिए। अगर एज लिमिट नहीं रहता तो डॉक्टर बन के दिखाते आप लोग को, देखिए बन सकते हैं। मेरा अभी एक एज बचा हुआ है कैट क्रैक करने का। कल परसों ही मैं अपने वाइफ से डिस्कस कर रहा था, कुछ ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन हो गया था। कभी कभी होता है ना, जने तो मेरा बात सुनते नहीं है, लेकिन कभी कभी जब माहौल शांत रहता है तो बात करते हैं। तो मैं बोल रहा था कि मैं सोच रहा हूँ कैट का तैयारी कर लेता हूँ, IIM वगैरह का। फिर दिमाग में आया उसके लिए इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। नहीं कर, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर है, अल्टीमेट वाला। भगवान एक चीज़ दे के भेजे हैं, माइंड कम दिए लेकिन विल पावर दिए हैं। तो अगर एक बार सोच लिया कि करना है मतलब फिर, लेकिन एक बार में एक ही काम करूँगा। ऐसा नहीं कि सर कैटलिस्ट चलाते रहेंगे वो काम करते रहेंगे। एक बार में एक ही काम कर सकता हूँ, या तो पढ़ाएंगे नहीं तो कोई और काम करेंगे। और अभी तो यहाँ पे जब रूम ले रहे थे ना, तो जिनसे भी ले रहे थे तो उन्होंने पूछा कि ये शॉर्ट टर्म प्लान है। देखिए मैं जॉब कर रहा था, मेरा गवर्नमेंट जॉब था। गवर्नमेंट जॉब जनरली कोई गिव अप नहीं करता है, पता है कि नहीं, इंडिया में। और उस गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन देना मतलब आपके अंदर होना चाहिए भाई विल पावर। सोचते हैं घर वाला घर से बाहर कर देगा। एक तो गवर्नमेंट जॉब लगा है, उसमें भी अच्छे पोजीशन पे आपको।
बट जब आए थे यहाँ पे, यहाँ से मैं राजगढ़ रोड में पहले एक साइबर कैफ़े हुआ करता था, वहाँ से मैं रिजाइनेशन लेटर फैक्स किया हूँ विथ प्रॉपर बॉन्ड। उतना मुझे पैसा रिटर्न करना पड़ा है। बॉन्ड था 5 साल का मेरा कंपनी के साथ। तो बोले कि कितना दिन का प्लान है, जबकि मेरे पास 10 ही स्टूडेंट था जब मैं स्टार्ट किया था। तो 10 स्टूडेंट तो कोई फ्रस्ट्रेट हो जाएगा ना कि हाँ ठीक है पता नहीं, बट अच्छा फ्रेंड सर्कल भी काम आता है। मैंने अपने सारे बेंगलोर वगैरह का जितना भी मेरा आईआईटी का कलीग था, फ्रेंड था, मैं बोला कि यार मैं ऐसा रिस्क लेने जा रहा हूँ, वाट क्या बोलना चाहते तो फ्रेंड तो हाँ कर लो, लेकिन उसके पीछे उसका बैक सपोर्ट था, करो भाई, नहीं कुछ होगा तब बेंगलोर आ जाना, हम लोग के पास रहना 5-6 महीना, उसके बाद कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगा आईआईटी से हो तो। एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था। और साथ में थोड़ा बहुत जिसको भी सब लोग जस्ट नया निकला ही था ना, 4-5 महीने जॉब का हुआ था, जिससे जितना बन पड़ा था इकोनॉमिकली भी हेल्प किया, तो बाद में मैंने सबका रिटर्न कर दिया। तो रिस्क लेने का मतलब है कि रिस्क लेना चाहिए अगर आपके अंदर कैलिबर है, लेकिन वो रिस्क के पीछे मेरा बैक सपोर्ट था आईआईटी का डिग्री, राइट। ऐसा नहीं कि कुछ पीछे है नहीं रिस्क लिए जा रहे हैं। तो वो जो विल पावर था, लेकिन फिर भी वो विल पावर था ना कि 10 बच्चे को लेकर स्टार्ट करना चीज़ों को, इसलिए मैं बहुत भगवान का थैंकफुल रहता हूँ कि यहाँ तक भी पहुँचाए। और कैटलिस्ट एक टाइम पे, अभी तो थोड़ा मार्केट में इतना कोचिंग हो गया है, क्या कीजिएगा आप, तो कुछ दिन में ऐसा लगता है कि एक पत्थर फेंकेंगे कोचिंग में गिरेगा। तो एक ट्रेंड है चल रहा है, अब उसमें बहुत कॉम्पिटिशन टफ हो गया है। बट अभी भी 1% कुछ भी आते रहा, हर साल एक नया कोचिंग आ जाता है ब्रांडेड, 1% यहाँ से मैं नहीं हिला हूँ, यहाँ डर गए। 1% मतलब 1% भी नहीं। तो वैसे मैं 6 महीने से तो आप लोग भी मुझे देख रहे होंगे, कहीं पे लगता है कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई कोचिंग है, मुझे तो यहाँ तक पता नहीं होता दूसरे कोचिंग में कौन सा फैकल्टी हैं, क्योंकि मैं कैटलिस्ट में ही इतना मस्त रहता हूँ, कैटलिस्ट के साथ ही इतना सुबह से शाम तक काम करता हूँ, मुझे मेरे लिए सब कुछ यही है। जो बच्चे आ गए उसी को लेकर अब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। 10 आ गए तब भी अच्छा है। ऑब्वियसली इतना टफ टाइम में आप लोग आए, बहुत टफ टाइम है कोरोना का, राइट। और इंटरेस्टिंग बात था कि जिस साल बड़ा कोचिंग यहाँ पे आया था, उसके नेक्स्ट ईयर कोरोना आया था, उस साल कम होता, नेक्स्ट ईयर 11th में 90 बच्चे आ गए, ओल्ड बैच का जो बात कर रहा हूँ। अब उसमें कुछ बच्चे जो हैं वो जो नहीं मेरे साथ हार्ड वर्क करेंगे, ऑब्वियसली वो गिव अप करेंगे। तो आप जिस चीज़ के लिए आप आ रहे राकेश सर से पढ़ने के लिए कि हाँ केमिस्ट्री बेस्ट हो जाए, राइट, फिजिक्स बहुत लेवल का हो जाए, तो भाई उतना तो मेहनत करना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ा कि बैग उठा के आया फिर चले गए, तब तो अच्छा होगा नहीं, तब आपका मेरा टीचिंग फिर ख़राब लगना स्टार्ट होगा, क्योंकि आप मेरे पैरेलल नहीं चल पा रहे हो, जबकि मैं बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ाता हूँ। बट उतना तो आपको भी करना पड़ेगा, तब जाकर हाँ उतना जिसने कर लिया बहुत हाई स्कोर करके आएगा। जैसे ये स्टूडेंट हैं शताब्दी या विपांश या जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, सब बहुत अच्छा स्कोर किया है, मतलब बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया। केमिस्ट्री का बात कर रहा हूँ स्पेशली। ओके स्टूडेंट, तो एक्चुअल में एक टॉपिक मुझे जब तक स्टार्ट नहीं था, जब तक मैं कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा रहा था, तो मुझे थोड़ा डर हो गया था। बीच में दशहरा में, दुर्गा पूजा में 2 क्लास मिस हो गया। पर देखिए भगवान का कृपा रहा कि दिसंबर में आपका एग्जाम शिफ्ट होगा, नहीं तो मैं आपका एक्स्ट्रा क्लास लगाता सीपी का। अभी बहुत स्मूथली आपका खत्म हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट क्लास।